जल्दबाजी में लिया गया हुआ फैसला इंसान को कभी भी सही रास्तों पे नहीं लेके जा सकता है। और जब तक इंसान को ये एहसास होता है कि उसने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया है, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से सिवाय अफसोस के अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं रह जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है भिंड, और इसी भिंड शहर का एक होटल है पन्ना पैलेस। पन्ना पैलेस होटल के 4th नंबर फ्लोर पे एक कमरा है 301, और इसी 301 कमरे में रहने वाला विनोद जैन। बात कर रहा हूँ मैं 8 मार्च 2024 की सुबह। दरअसल सुबह विनोद के कमरे पे लगे बेल को कोई बजाता है। दरवाज़ा विनोद का बेटा प्रणाम जैन खोलता है। प्रणाम जब दरवाज़ा खोलता है तो अपने सामने 2 लोगों को पाता है, पर इससे पहले कि प्रणाम कुछ समझ पाता, वो दोनों ही प्रणाम के ऊपर एक पर एक 5 गोलियां चला देते हैं, जिसकी वजह से प्रणाम काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। वो दोनों ही खिड़की के माध्यम से कूदकर फरार हो जाते हैं। ये काम इतनी काफ़ी तेज़ी से होती है कि किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिरकार गोलियां चली कहाँ पे है। लेकिन गोली चलने की आवाज़ जैसे ही विनोद सुनता है, भागते दौड़ते अपने गेट पे पहुंचता है, जहां पे अपने बेटे को काफ़ी गंभीर अवस्था में देखता है। विनोद जैसे ही अपने बेटे को इस हालत में देखता है, देखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। दरअसल प्रणाम की घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। विनोद की चीख पुकार सुनकर बगल के कमरे के लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी इस बात की जानकारी नज़दीकी थाने में दी जाती है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ विनोद के कमरे पे पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि प्रणाम के शरीर पे 5 गोलियां लगी है। इस बारे में पुलिस जब विनोद से पूछताछ करती है, विनोद कहता है कि साहब, मुझे नहीं मालूम कि मेरे बेटे के ऊपर हमला किसने किया है। जब मैंने गोली चलने की आवाज़ सुना, मैं गेट पर भाग करके आया और अपने बेटे को इस हालत में देखा। पुलिस सबसे पहले प्रणाम की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए होटल में लगे सीसीटीवी को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उसमें 2 लड़के एक साथ ही कमरा नंबर 301 की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस जब उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को विनोद को जब दिखाती है तो विनोद उन दोनों में से एक लड़के को देखकर पहचान लेता है। कहता है कि साहब, इसका नाम विशाल भदौरिया है, जो इसी इलाके का रहने वाला है। पुलिस जब विशाल के बारे में विनोद से पूछताछ करती है तो विनोद कहता है कि साहब, लगभग 3 महीने पहले इसके साथ मेरे बेटे की लड़ाई झगड़ा हुआ था। हो सकता है कि शायद इसी वजह से विशाल ने मेरे बेटे की हत्या कर दिया है। विनोद जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस विनोद के ही तहरीर पे विशाल के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर विशाल को ढूंढते हुए उसके घर पे पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस जब विशाल के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि विशाल अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस जब विशाल के नंबर पे फ़ोन करती है तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ ही बताता है। इसीलिए पुलिस अब विशाल के मोबाइल को सर्विलांस पे डाल देती है और फिर उसका मोबाइल ऑन होने का इंतज़ार करने लगती है। 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी विशाल का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है। तभी 11 तारीख को एक खबरी थाने में पहुंचता है और विशाल और उसके दोस्त के बारे में पुलिस को सूचना देता है। खबरी पुलिस वालों को जैसे ही विशाल का लोकेशन बता देता है, पुलिस अपने टीम के साथ बिहड़ के शिव मंदिर में जाती है और वहां से विशाल और उसके दोस्त को अपने कस्टडी में ले लेती है। विशाल के दोस्त का नाम है भोला भदौरिया। पुलिस जब दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंचती है, सबसे पहले प्रणाम के हत्या के बारे में पूछताछ करती है। विशाल भी बिना किसी शक्ति दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन विशाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग ठीक 2 साल पहले। विनोद की एक बेटी है जिसका नाम है प्रियंका, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। प्रियंका जो देखने में बेहद ही खूबसूरत। करीब 2 साल पहले विशाल और प्रियंका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है।
दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी प्रियंका के माता पिता को नहीं मालूम चलता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी प्रियंका के माता पिता को मालूम चल जाता है। इधर प्रियंका के भाई प्रणाम को जब मालूम चलता है कि उसकी बहन का विशाल के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसके बाद से विनोद और उसका बेटा प्रियंका को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रियंका अपने माता पिता और भाई की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि अक्सर उनसे छुप छुपाकर विशाल से मुलाकात करते ही रहती है। जब प्रियंका अपने माता पिता की बात नहीं मानती है, आखिरकार विनोद और उसका बेटा प्रणाम विशाल को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विशाल भी उनकी बात को नहीं मानता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी प्रियंका और विशाल जब बात नहीं मानते हैं, एक दिन दोनों एक साथ जब मार्केट में घूम रहे होते हैं, विनोद और उसका बेटा प्रणाम एक साथ ही दोनों को देख लेते हैं और उसी बाज़ार में विशाल की बुरी तरीके से पिटाई कर देते हैं। विशाल की जब बाज़ार में पिटाई होती है, वो अपने आप को काफ़ी बेइज्जती महसूस करता है। गुस्से में अपने घर पे पहुंचता है और इस बात की जानकारी अपने दादा को देता है। विशाल के दादा का नाम है ब्रिज नारायण भदौरिया। विशाल जब अपनी सारी बातें अपने दादा से बताता है, तो ब्रिज नारायण भी अपने पोते को समझाने के बजाय उसके आग में और घी डालने का काम कर देते हैं। दरअसल ब्रिज नारायण अपने पोते को समझाते हुए कहता है कि तुम अपनी बेइज्जती का बदला कभी भूलना मत, बल्कि अपनी बेइज्जती का बदला बाप बेटे से ज़रूर लेना। ब्रिज नारायण जैसे ही अपने पोते को समझाता है, इधर विशाल और भी गुस्से में आग बबूला हो उठता है। अपने दादा से ही सुझाव लेता है कि आखिरकार मैं उन दोनों से बदला लूँ कैसे। ब्रिज नारायण अपने पोते की मुलाकात अपने ही इलाके के बदमाश तेज सिंह से जाकर करवाता है। विशाल जब अपनी पूरी कहानी तेज सिंह से बताता है, तेज सिंह कहता है कि तुम्हें उन दोनों से बदला लेने के लिए एक दोस्त की ज़रूरत पड़ेगा। दरअसल ये सारी घटना दिसंबर 2023 में होती है। तेज सिंह विशाल से कहता है कि तुम किसी अपने एक दोस्त को बुलाओ, फिर मैं तुम्हें अपने पूरे प्लान के बारे में बताता हूँ। विशाल का एक दोस्त है भोला भदौरिया। भोला जो गुजरात शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। विशाल अपने दोस्त भोला को अपने घर पे बुला लेता है और फिर दोनों जाकर के तेज सिंह से मुलाकात करते हैं। तेज सिंह उसे समझाते हुए कहता है कि उनसे बदला लेने का मात्र एक ही उपाय है कि तुम उनके घर में घुसकर उन दोनों को मारो। जैसे इस तरह की बातें कहता है, विशाल काफ़ी गुस्से में आ जाता है। कहता है कि मैं अपनी बदला लेने के लिए किसी भी हद तक कदम उठाने को तैयार हूँ। तेज सिंह विशाल को एक हथियार देता है और साथ ही साथ 11 जिंदा कारतूस ला करके देता है। उसके बाद से तीनों एक दिन बैठ करके मीटिंग करते हैं और फिर अपने पूरे प्लान को तैयार करते हैं कि कैसे पन्ना होटल के अंदर पहुंचा जाए और उन दोनों के ऊपर हमला किया जाए। इधर विशाल अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी पन्ना होटल के 4th नंबर फ्लोर पे कमरा बुक नहीं कर पाता है। इसीलिए पन्ना होटल में कमरा बुक करने के लिए विशाल अपने एक दूसरे दोस्त से जाकर मुलाकात करता है, जिसका नाम है रजत। विशाल रजत से कहता है कि तुम पहले जा कर के 4th नंबर फ्लोर पे कुछ दिन रैकी करो। दरअसल विनोद के बगल वाला कमरा ही मुझे किराए पे चाहिए। रजत कुछ दिन तक जा कर के वहाँ पे रैकी करता है। जैसे ही कमरा नंबर 301 का बगल वाला कमरा खाली हो जाता है, विशाल फर्जी आईडी पर जाकर वो कमरा बुक कर लेता है। 7 मार्च 2024 को कमरा बुक करता है और उस कमरे में अपने दोस्त भोला के साथ ठहरता है। अगले दिन 8 मार्च 2024 को सुबह सुबह विशाल अपने दोस्त भोला के साथ विनोद के कमरे पे जाता है और जाकर बेल बजाता है। इधर जैसे ही उसका बेटा प्रणाम दरवाज़ा खोलता है, विशाल प्रणाम के ऊपर एक पर एक 5 गोलियां चला देता है, जिसकी वजह से प्रणाम की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से विशाल अपने दोस्त के साथ खिड़की के माध्यम से फरार हो जाता है। वाकई में विशाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस इन दोनों के तहरीर पे तेज सिंह को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। साथ ही साथ पुलिस जब विशाल के घर पे पहुंचती है, तो उसके दादा ब्रिज नारायण को फटकार लगाते हुए कहती है कि मात्र तुम्हारी एक छोटी सी गलती की वजह से आज तुम्हारा पोता हमेशा के लिए सलाखों के पीछे चला गया और उसी की वजह से एक लड़का भी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला गया। काश अगर तुमने अपने पोते को सही रास्ते पर लाने की कोशिश किया होता तो वो लड़का भी जिंदा होता और तुम्हारा पोता भी आज सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता।
फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है सोहन लाल सेठिया। सोहन लाल सेठिया जो रोज़ाना मेरी वीडियो को देखते ही नहीं है, मेरी कहानी को सुनते ही नहीं है, बल्कि कमेंट के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करते हैं। सोहन लाल सेठिया जी, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दूसरे व्यूअर हैं राकेश दत्त शर्मा। राकेश दत्त शर्मा जो नौहटौर बिजनौर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मेरे तीसरे व्यूअर हैं चंद्रमोहन। चंद्रमोहन जो ज़िला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। मैं तमाम आप व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बस ऐसे ही आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार देते रहें। फिर मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।